हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमारे यूट्यूब चैनल कमला कॉलेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं राजेश गुप्ता और आज हम बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए गैमेटोजेनेसिस पार्ट सेकंड लेकर के आया हूं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गैमेटोजेनेसिस है क्या। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ओवा फॉर्मेशन फ्रॉम जर्मिनल सेल्स ऑफ ओवरी इज कॉल्ड oogenesis। क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ ओवा फॉर्मेशन फ्रॉम जर्मिनल सेल्स ऑफ ओवरी इज कॉल्ड oogenesis। इसका मतलब ओवरी के जर्मिनल सेल्स द्वारा या ओवरी के जर्मिनल सेल्स से अंडे निर्माण की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं। नीचे लिखा है सेकंड स्टेप में, oogenesis की प्रोसेस फीमेल के ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स में होती है। oogenesis की प्रोसेस कहां होती है? फीमेल के ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स में होती है और इन सेल को प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स अथवा प्राइमरी जर्म सेल कहा जाता है। oogenesis की प्रोसेस रिप्रोडक्टिव पीरियड के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो oogenesis प्रोसेस होती है रिप्रोडक्टिव पीरियड, इट मींस जब मेल और फीमेल आपस में फ्यूज्ड होते हैं या निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है, उसके तुरंत बाद oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह इसमें भी 3 फेजेस पाई जाती हैं: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। कल मैंने इनको इन डिटेल्ड बताया भी था। और आज oogenesis के द्वारा किस प्रकार से ओवम फॉर्मेशन होता है, इसको आइए विद फिगर एक्सप्लेन करते हैं। कल गैमेटोजेनेसिस पार्ट 1 में हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ा था, और आज पार्ट सेकंड में ये है oogenesis प्रोसेस और oogenesis के बाद स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ये दोनों चीजें आज पढ़नी है। यहां पर ये एक जर्मिनल सेल, डिप्लॉयड, इसको लिखते हैं यहां पर प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल्स या प्राइमरी जर्म सेल। यहां पर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, जो कि मैंने oogenesis नीचे लिखा भी था, ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, 3 फेजेस में कंप्लीट होती है: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। तो इनको इस फिगर के माध्यम से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो
सबसे पहले क्या होता है कि ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती है, तो इसमें कई बार विभाजन होता है जिससे अनेक डॉटर सेल्स यहाँ पर बन जाती हैं, और ये जो विभाजन होता है वह माइटोटिक होता है, समसूत्री। ये जितनी भी सेल यहाँ पर बनेगी डॉटर सेल, वो आकार में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की ही समान होंगी, यानी कि इनकी संरचना इनकी मदर सेल के बराबर होती है। इस प्रकार से ये लगातार डिवाइड होती जाती हैं, और लगभग जब एक प्राइमरी जर्म सेल्स से 8 या 16 जर्म सेल्स बन जाती हैं, तो इनके डिवीजन को रोक दिया जाता है। इस प्रकार से ये एक जर्म सेल्स डॉटर जर्म सेल्स बन गई, और सभी डिप्लॉयड यानी कि अपनी पैरेंटल सेल्स के बराबर है। इन डॉटर सेल्स को ओगोनिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ओगोनिया, ये जो सेल बनी है इनको कहते हैं ओगोनिया। यहाँ पर इन सेलों में से कोई एक सेल क्या करती है, फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करके आकार में काफी बड़ी हो जाती है, और ये भी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। इसको प्राइमरी ओसाइट कहा जाता है। यहां तक कि प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन फेज के अंतर्गत आती है, ये ग्रोथ फेज में, अभी इनको इन डिटेल फिर से बताऊंगा। अब यहां पर इस फिगर में ध्यान दीजिएगा, एक एन लिखा है और एन के ऊपर एक स्फेरिकल टाइप में पॉइंट है, यानी कि बिंदु दिखाई दे रहा है। उसका मतलब होता है कि क्रोमोसोम की संख्या यहां पर 2 है। अब इसमें प्राइमरी साइड सेल्स में यहां पर मियोटिक सेल डिवीजन होता है, जिससे 2 असमान सेल बनती हैं और दोनों हैप्लॉइड होती हैं। ये कैसा डिवीजन है यहां पर, मियोटिक। इसके बाद ये दोनों जो सेल्स बनती हैं, इसमें से बड़ी वाली सेल को सेकेंडरी ओसाइट कहा जाता है, और ये है फर्स्ट पोलर बॉडी। और
और यहाँ पर ये फर्स्ट मैचुरेशन होता है, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन। क्योंकि इसके बाद यहां से ये मैचुरेशन फेज के अंतर्गत आती है। अब इसमें से सेकेंडरी oocyte सेल्स जो है ये फिर से इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, जिससे फिर से दो असमान आकार की सेल्स बनती हैं। एक आकार में बड़ी होती है और दूसरी छोटी होती है। इस बड़े आकार की सेल्स को क्या कहा जाता है? यहां पर ये मैच्योर ओवम है। मैच्योर ओवम। और ये है सेकंड पोलर बॉडी। सेकंड पोलर बॉडी। यहां पर ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी इसका डिवीजन नहीं होता, यह होता ही है जिसमें से थर्ड और फोर्थ पोलर बॉडी का निर्माण होता है। यहां पर हम नीचे भी आ रहा है तो ऊपर लिखे दे रहे हैं फिगर में। प्रोसेस ऑफ oogenesis। यहां पर जब सेकेंडरी oocyte सेल्स में फिर से डिवीजन होता है वो कैसा होता है? माइटोटिक होता है डिवीजन। और यहां पर ये सेकंड मैचुरेशन डिवीजन के अंतर्गत आता है। सेकंड मैचुरेशन डिवीजन। और यहां से यानी कि प्राइमरी जर्म सेल से लेकर और यहां ये पहला स्टेज होती है जिसको मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। और यहां से लेकर ये आपका ग्रोथ फेज है। और यहां से लेकर के यहां ओवन तक ये मैचुरेशन फेज के अंतर्गत आता है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा कि मैंने बताया था कि oogenesis की जो प्रोसेस होती है वो 3 फेजेस में कंप्लीट होती है। पहला नंबर है मल्टीप्लिकेशन फेज। इस फेज के अंतर्गत प्राइमरी जर्म सेल्स में कई बार माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। क्या मैंने बताया इसमें मल्टीप्लिकेशन फेज में
इस फेज के अंतर्गत प्राइमरी जर्म सेल्स में कई बार माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे अनेक डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। और इन डॉटर सेल्स को क्या कहते हैं? ओगोनिया कहा जाता है। इन डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या इनके पेरेंटल सेल्स के या मदर सेल के बराबर होती है, यानी कि इनमें क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, ये बने हुए डॉटर सेल्स छोटे छोटे गुच्छों के रूप में या फॉलिकल्स के रूप में ओवरी के आंतरिक सतह से इस प्रकार चिपके हुए पाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप से इसमें ग्रोथ फेज, ये पहला हो गया, ये दूसरा। इस फेज के अंतर्गत बने हुए ओगोनिया में से कोई एक ओगोनियम सेल्स भोज पदार्थों को या फूड मटेरियल को अपने अंदर ग्रहण करके और आकार में काफी बड़ी हो जाती है, जिन्हें प्राइमरी oocyte सेल कहा जाता है। ये कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं। यहां पर बाकी जो ओगोनियम सेल्स होती हैं वो इसी के भोजन के रूप में इकट्ठा हो जाती है, और यह अपने फूड मटेरियल के रूप में क्या प्राप्त करता है? योग। चूंकि ये सभी ओगोनियम कहाँ पाए जाते हैं? एक के अंदर चिपकी रहती हैं और अंडे में योग की मात्रा होती है, यानी कि भोजन के रूप में क्या प्राप्त करती है? योग प्राप्त करती है। एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन किया जा रहा हूं ग्रोथ फेज को। इस फेज के अंतर्गत जो बनी हुई ओगोनिया में से कोई एक ओगोनिया फूड मटेरियल के रूप में योग को प्राप्त करती है और आकार में काफी बड़ी हो जाती है, जिसको प्राइमरी oocyte सेल कहा जाता है। यह डिप्लॉयड होती है। बाकी ओगोनियम सेल्स इसी के भोजन के रूप में यूज कर ली जाती है। ठीक है, यहां पर इस फेज में यानी ग्रोथ फेज के अंतर्गत प्राइमरी oocyte सेल में डीएनए, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि सभी विकसित हो जाते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर मैंने डिप्लॉयड तो बोला लेकिन 2n नहीं लिखा। 2n का मतलब ही है ये ऊपर एक बिंदु जो दिखाई दे रहा है वो एक और n है। ऐसा न करके आप यहां पर 2n भी लिख सकते हैं। अब थर्ड नंबर है आपका ये मैचुरेशन फेज। तो इस फेज के अंतर्गत प्राइमरी oocyte सेल यदि इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस फेज में सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल ओवरी से फीमेल के एब्डोमिनल कैविटी में आती है। इसको एक और फिगर के माध्यम से इधर समझा रहे हैं। सपोज दैट यहां पर इस फिगर के माध्यम से दिखा रहे हैं
मैच्योरेशन फेज को बताने जा रहा हूं कि इस फेज के अंतर्गत सबसे पहले प्राइमरी oocyte सेल ओवरी को छोड़ करके फीमेल के एब्डोमिनल कैविटी में आती है और इस प्रक्रिया को ओवल्यूशन कहा जाता है। यहां पर आने के बाद एब्डोमिनल कैविटी में आने के बाद ठीक इसी समय प्राइमरी oocyte सेल्स में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, विभाजन स्टार्ट हो जाता है और यहां पर स्पर्मेटोसाइट के या स्पर्मेटोजेनेसिस के ही समान मेयोटिक सेल डिवीजन होता है, जिसके द्वारा यहां पर दो असमान आकार की सेल्स बनती है। ध्यान ये रहे कि स्पर्मेटोसाइट में या स्पर्मेटोजेनेसिस में मेयोटिक सेल डिवीजन के दौरान 4 स्पर्मेटिक सेल्स बने थे और चारों एक समान बने थे, लेकिन यहां पर इस विभाजन के द्वारा 4 ही सेल्स बनती हैं, लेकिन इसमें से केवल एक ही मैच्योर ओवम बनता है और 3 पोलर बॉडी के रूप में, ये पोलर बॉडी के रूप में दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है यहां पर कि यदि यहां पर मेयोटिक डिवीजन के दौरान चारों सेल समान आकार की बनेगी तो इनमें योग की मात्रा भी सभी में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ओवम के लिए योग की मात्रा कम पड़ेगी और वो मैच्योर ओवम में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे, 4 में से कोई भी ओवम नहीं बन पाएंगी। इसलिए यहाँ पर एक सेल आकार में बड़ी बनती है और बाकी की सेल जो पोलर बॉडी के रूप में होती है वो छोटे आकार की हो जाती है और इसमें सबसे ज्यादा योग की मात्रा होती है और यह एक मैच्योर ओवम में चेंज हो जाता है। क्लियर? अब मैच्योरेशन फेज 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन और सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन। तो अब यहां पर मैच्योरेशन फेज के अंतर्गत ये है फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन। तो इस डिवीजन के अंतर्गत प्राइमरी oocyte सेल में मेयोटिक सेल डिवीजन होता है, जिससे इसमें 2 असमान आकार की सेल्स बनती हैं, एक आकार में बड़ी होती है जिसे सेकेंडरी oocyte सेल कहते हैं और दूसरी आकार में छोटी होती है जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। अब चूंकि यहां पर मेयोटिक डिवीजन हुआ इसलिए इनमें क्रोमोसोम की संख्या क्या रह गई? आधी रह गई। किससे? इसकी अपेक्षा से, यानी ये दोनों हैप्लॉइड। ठीक है। अब दूसरा नंबर आता है इसमें सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन। तो कुछ समय बाद यानी कि फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन के कुछ समय बाद, लगभग आधे घंटे बाद सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन स्टार्ट होता है और यह डिवीजन कैसा होता है? माइटोटिक होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और यह विभाजन तब स्टार्ट होता है जब ये प्राइमरी oocyte सेल यहां एब्डोमिनल कैविटी से होते हुए ओविडक्ट में आ जाते हैं। कहां आ जाते हैं? ओविडक्ट में आ जाते हैं। तब यह डिवीजन, सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन, केवल मेटाफेज स्टेज तक ही पूर्ण हो पाता है। इसमें सेल डिवीजन में 4 स्टेप्स होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। यह केवल मेटाफेज स्टेज तक ही कंप्लीट हो पाता है। इसके आगे का डिवीजन तब संभव हो पाता है जब ओविडक्ट से ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यूटेरस में आ जाए और यहां पर स्पर्म यूटेरस में इंटर कर जाए।
आगे का शेष सेकंड मैचुरेशन डिवीजन कंप्लीट होता है। और सेकंड मैचुरेशन डिवीजन चूंकि माइटोटिक होता है, तो यहां पर सेकेंडरी ओसाइट सेल फिर से दो असमान आकार की सेल में डिवाइड हो जाती हैं, जिसमें से बड़े आकार की सेल्स को मैच्योर ओवम कहते हैं और छोटी सेल्स को सेकंड पोलर बॉडी कहते हैं। यहां पर फर्स्ट पोलर बॉडी का डिवीजन नहीं होता, या कि यदि होता भी है तो यह तीसरे और चौथे मैच्योरेट पोलर बॉडी में डिवाइड हो जाती है। क्योंकि पोलर बॉडी में रिप्रोडक्शन में कोई विशेष योगदान नहीं होता, इसलिए ये पोलर बॉडी जल्दी ही नष्ट हो जाती है। oogenesis में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, क्योंकि ये वैसे भी स्फेरिकल और गोलाकार संरचनाएं होती हैं, तो इसमें मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट होता है। यहां पर हमने देखा कि oogenesis प्रोसेस में एक प्राइमरी जर्म सेल से एक प्राइमरी ओसाइट सेल से केवल एक ही ओवम का फॉर्मेशन होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस में कल मैंने देखा था, पढ़ाया भी था, कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल से 4 स्पर्म का निर्माण होता है। ये दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और यहां तक कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछे जाते हैं कि oogenesis में एक प्राइमरी ओसाइट सेल से कितने ओवम का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन 1 2 3 4। तो आप यदि इसको अच्छे से पढ़े हैं, आपको समझ में आया होगा, तो इसमें केवल एक ओवम बनता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल से कितने स्पर्म बनते हैं, ये कितनी स्पर्मेटिड सेल बनती हैं, 1 2 3 4। तो कल मैंने पढ़ाया भी था 4 बनते हैं। तो ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव आप याद रखेंगे। तो ये तो रहा oogenesis। अब स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। यहां पर जो ओवम के स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, ये एक फ्रॉग में है, फ्रॉग का ओवा है जिसका स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। स्ट्रक्चर ऑफ ए मैच्योर ओवा। तो जल्दी से इसका फिगर बना लेते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट है, ये 3 लेयर्स में डिवाइड होता है। यहां से
ये यानी 1 2 3 तीन भागों में बट गया। ऊपर यहां पर मिलाइनिंग पिगमेंट पाया जाता है। ये है क्या? मिलाइनिंग पिगमेंट। और यहां पर योग पाई जाती है। ये येलो कलर की होती है, ये व्हाइट कलर की, और बीच में ये ग्रे कलर का क्रीसेंट पाया जाता है। इसको नॉमेनक्लेचर बाद में करते हैं। और ये संपूर्ण एग जो होता है, संपूर्ण एग, यह एक इस प्रकार से जैली कोट से ढका हुआ होता है। ये बस इसको नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। ये ऊपर वाला भाग जो है, यानी कि बीच वाला एक है, ये पूरा गोलाकार जो भाग है ये एक है। इसका ये ऊपरी पार्ट जो होता है, इसको एनिमल पोल कहते हैं। एनिमल पोल। और नीचे वाला पार्ट जो है इसका, यानी कि ये, इसको वेजिटल पोल कहा जाता है। यानी कि इसका एक ऊपर वाला भाग हो गया, नीचे वाला भाग हो गया। और ये जो पार्ट्स है आपके, ये है फ्रीजैली कोट। अब यहां पर ये मैंने यहां बताया था मिलाइनिंग पिगमेंट, ये बीच वाला भाग है ग्रे क्रीसेंट, और ये है योगी एरिया। योगी रीजन, ये है आपकी पोलर बॉडी। ये है विटेलाइन मेम्ब्रेन। और ये अंदर वाला पार्ट है पेरीविटेलाइन स्पेस। पेरीविटेलाइन स्पेस। और यहां पर विटेलाइन और पेरीविटेलाइन के बीचों बीच, या ऐसा कह सकते हैं कि ये विटेलाइन का अंदरूनी पार्ट यहां पर प्लाज्मा लेमा कहलाता है।
प्लाज्मा लेमा, बस नीचे लिख दीजिए फिगर में इमेच्योर ओवम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए मैच्योर ओवम ऑफ। यहां पर हम देख रहे हैं ये ऊपरी भाग एनिमल पोल कहलाता है एक का, नीचे वाला वेजिटल पोल कहलाता है। एक 3 भागों बटा है। ऊपर का जो साइटोप्लाज्म है इसमें हेप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है और इसमें मेलानिन नामक पिगमेंट पाया जाता है जो ब्लैक कलर का होता है, जिससे ये ऊपरी भाग अंडे का ब्लैक कलर का होता है, बीच का जो भाग होता है ग्रे कलर का होता है, इसका निचला भाग यानी वेजिटल पोल वाला भाग इसमें योग की मात्रा पाई जाती है, जिससे ये व्हाइट या येलो कलर का दिखाई देता है। फिर ये जो एग है, एक ऊपर ये पोलर बॉडी में पेयर पाई जाती है, एक चारों ओर से एक लेयर से या ट्रांसपेरेंट लेयर से घिरा रहता है जिसको विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। विटेलाइन मेम्ब्रेन की आंतरिक सतह से एक जुड़ी हुई और लेयर पाई जाती है जिसको प्लाज्मा लेमा कहा जाता है। और प्लाज्मा लेमा और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीचों बीच एक जल में डूबी हुई लेयर पाई जाती है जिसको पेरीविटेलाइन स्पेस कहा जाता है। तो इसको स्ट्रक्चर कैसे समझाएंगे? स्ट्रक्चर ऑफ ए मैच्योर ओवा। हालांकि स्पर्म और ओवा स्ट्रक्चर एंड शेप और फंक्शन तीनों में ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ओवा स्फेरिकल शेप्ड में होता है और नॉन मोटाइल होता है, यानी कि गतिशील नहीं होता, अचल होता है, जबकि स्पर्म जो होता है वह मोटाइल नेचर का होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, यानी धागे की जैसी संरचना का होता है। ठीक है, यहां पर फ्रॉग एक मैच्योर ओवम, फ्रॉग के एक मैच्योर ओवम का जो साइज होता है वो लगभग 1.6 to 2.0 mm व्यास का होता है। ठीक है, तो एक मैच्योर ओवम, फ्रॉग के एक मैच्योर ओवम में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला विशेषता यह है कि फ्रॉग का ओवम मीसोलेस्थल होता है। कैसा होता है? मीसोलेस्थल। मीसोलेस्थल का मतलब होता है कि ऐसा एनिमल्स जो अपने अंडों को जल और स्थल दोनों के बीचों बीच देता है, वो मीसोलेस्थल कहलाते हैं। और वैसे भी जो फ्रॉग होता है वो एम्फीबियस एनिमल होता है। इट मींस यह एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होता है, दोनों जगह पर अपना निवास करता है। तो इसके एक कैसे होते हैं? मीसोलेस्थल होते हैं। दूसरा इसकी विशेषता है कि इसका एक एनिमल पोल और वेजिटल पोल में डिवाइड होता है, ऊपरी एनिमल पोल और निचला वेजिटल पोल में डिवाइड होता है। दूसरा नंबर आप बता सकते हैं कि इसका एनिमल पोल वाला भाग का साइटोप्लाज्म में हेप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है और मेलानिन पिगमेंट के कारण इसका कलर ब्लैक होता है, जबकि वेजिटल पोल में योग पाया जाता है, इसलिए यह पीले रंग का या व्हाइट कलर का होता है। तीसरी विशेषता क्या है इसमें कि
एक चारों ओर से एक ट्रांसपेरेंट विटेलाइन मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। विटेलाइन मेम्ब्रेन की आंतरिक सतह पर एक और लेयर पाई जाती है जिसको प्लाज्मा लेमा कहते हैं। अगली विशेषता है कि इन दोनों लेयर के बीचों बीच एक जल में डूबी हुई पेरीविटेलाइन स्पेस पाई जाती है। और पांचवा इसकी विशेषता है, इस पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर का भाग ये जेली कोट का बना हुआ होता है, यानी कि पानी की सतह में आने पर ये कैसी हो जाती है, गम के टाइप की हो जाती है, यानी लसलसी टाइप की हो जाती है। और एक क्या होता है, फूला हुआ दिखाई देने लगता है। यानी कि इन जेली का सिक्रीशंस कौन करता है, तो ओबम की ग्लैंडुलर सेल करती है। तो इस प्रकार से ये एक मैच्योर ओबम की स्ट्रक्चर थी जिसमें निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। तो आज से आपका गैमेटोजेनेसिस खत्म हुआ और उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। और चूंकि मैंने पहले भी टॉपिक को क्लासेस में पढ़ा भी चुका हूं, और जो भी समझ में नहीं आ रहा हो या कि आपके क्लास में किसी चैप्टर्स कोई भी टॉपिक यदि आपको टफ लगती हो तो उसको आप ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी लेक्चर आप समय समय पर मिलते रहें। तो इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।